देखिए, अगर आप क्लास 10th में हो और बोर्ड एग्जाम 2025 आपका नज़दीक है, तो ऐसे में आप लोग केमिस्ट्री में किस तरीके से बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो देखिए, आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके लिए मैंने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं और इस 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप डेली 2-2 पढ़ोगे फिर भी आप इन टॉपिकों को कवर कर लोगे। और टॉपिक कवर करके आप यहाँ से अपने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, सारे लघु उत्तरीय प्रश्न और सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये 30 वो टॉपिक हैं जो मैंने केमिस्ट्री की इस वीडियो में बताए हैं। इन 30 टॉपिकों के पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा और इससे बाहर कोई प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हो कि इस टाइम हम वो इंपॉर्टेंट क्लास आपको दे रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए, उन्हीं क्लासों में एक और इम्पॉर्टेंट क्लास में लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को वन शॉट वीडियो के माध्यम से, यानी एक वीडियो के माध्यम से पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, यानी पूरे टॉपिकों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। इन टॉपिक को पढ़ करके, ठीक है, देखिए ये 30 टॉपिक आप लोगों के हैं, ये केवल 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न हो, कोई भी लघु उत्तरीय प्रश्न हो और कोई भी आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगर छूट जाए तो आप आकर मेरे पर कमेंट करना कि ये प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आया। आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इन 30 टॉपिकों से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री सेक्शन के लिए यानी रसायन विज्ञान के लिए सबसे पहले चैप्टर से पहला जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आता है उससे समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, वियोजन अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर संयोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा विस्थापन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके बाद द्विविस्थापन तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रश्न कैसे आएगा। तो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या कहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको बताइए, और सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की जगह आपको क्या दे देगा, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो ऐसा जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा स्टूडेंट, वो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 6 नंबर में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में अभिक्रियाओं से तो वो दूसरे टाइप से पूछा जाएगा, और दूसरा टाइप क्या होगा उसको मैं अगले टॉपिक में बताने वाला हूं। तो चलिए, और भी इसके कुछ पहले अभिक्रिया हैं उनको देखेंगे, फिर हम अगला टॉपिक की बात करेंगे। चलिए, तो देखिए हमारे अगले जो टॉपिक हैं, जैसे कि उनमें से हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अपघटन इतनी नहीं पूछी जाती, तो हालांकि ये उत्क्रमणीय जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर तैयार करना है, इनके बीच में अंतर भी आ सकता है। उपचयन, यहाँ पर उपचयन कर लो, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, ये थी आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन या फिर अभिक्रियाएं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके जानी हैं। अब चलिए मैं बात करने वाला हूं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक को समझने से पहले मैं टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया था कि भैया जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता हो आपके बोर्ड एग्जाम में अभिक्रियाओं से संबंधित एक और रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन है अभिक्रियाओं को संतुलित करना। देखिए, अगर आपको अच्छे से अभिक्रियाएं आती हैं, जैसे अपचयन क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में अगर आपको अच्छे से पता है तो देखिए आप लोग बड़े ही आसानी से ये जो प्रश्न आता है ना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, फिलहाल अगले टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 2 जो हमने छोड़ दिया था, 2 नंबर टॉपिक है कि दैनिक जीवन, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन होता है इसमें आपको 2 तरीके की रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, और ये दोनों ही कैसी होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली अभिक्रिया होती है संक्षारण अभिक्रिया और दूसरी होती है विकृत गंधिता। यानी संक्षारण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होगा, विकृत गंधिता क्या होती है और इसके बारे में भी आपको बताना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण।
आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 2-2 नंबर में ये आपके एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है 4 नंबर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको टॉपिक तो बता ही रहा हूँ, लेकिन टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं आपको केवल टॉपिक बता सकता हूँ कि अम्ल क्षार लवण पढ़ लेना, लेकिन फिर आप ढूंढते फिरोगे कि कौन से अम्ल क्षार में कौन सा क्वेश्चन कहाँ कैसा क्वेश्चन आएगा, तो वो आप ना ढूंढो। इससे बेहतर है कि मैंने आपको इसी में बताता चलता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इन टॉपिकों से बनेगा। ठीक है, जैसे कि अम्ल क्षार एवं लवण से क्या पूछा जाएगा, तो प्रश्न आ सकता है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, और तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया कि अम्ल क्षारक लवण क्या है, ये तैयार कर लो। और इसी के साथ जो अम्ल के, क्षारक के और लवण के जो गुणधर्म हैं, रासायनिक गुणधर्म, उसको भी आप तैयार कर लो। ठीक है, बेसिकली ये जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को मेरे चैनल पर ही दिया जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, यानी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले मैं उनको बता रहा हूँ, और बताने के बाद में आप सभी लोगों को मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक नंबर 5। और हाँ, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए है, जिन लोगों को इसका पीडीएफ लिंक चाहिए है, तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग लिंक क्लिक करोगे तो एक आपको वेबसाइट मिलेगी, और उस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब ये कहोगे कि अमाउंट किस लिए, इतना कम के लिए अमाउंट इसलिए क्योंकि आपके लिए जो बेहतर कंटेंट लाया जा रहा है ना, उसमें थोड़ा सा काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना है, बहुत ही कम अमाउंट है। तो आपको पहले लिंक पर जाना है और लिंक खोलना है, और आपको जो भी पीडीएफ है उसको लेने के लिए आपको यूपीआई वगैरह से पे कर देना है। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट है। फिलहाल अगला टॉपिक पर बात करते हैं। पीएच मान, देखिए यहाँ पर पीएच मान है, तो पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल्स। अब बोर्ड एग्जाम में पीएच मान से संबंधित क्या आएगा, तो देखिए पीएच मान क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आता है पीएच स्केल से क्या तात्पर्य है, एक क्वेश्चन आता है पीएच स्केल से क्या तात्पर्य है, तो आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है, लेकिन पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है आपका, पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लोक्षार प्रक्रिया, जिसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन। जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन। तो इसको आप बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूर तैयार करके जाना। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्लोक्षार प्रक्रिया। चलिए 7 नंबर टॉपिक की बात करते हैं। तो 7 नंबर टॉपिक आप लोगों का क्या है, कह रहा है कि धावन सोडा। अगला टॉपिक, धावन सोडा को बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके रासायनिक रासायनिक जो है वो गुणधर्म बताने हैं, और इसी के साथ साथ आपको भौतिक गुणधर्म भी बताने हैं, और साथ में उसके उपयोग भी लिखने हैं। अब ये टॉपिक जिस तरीके से क्लोक्षार प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ये टॉपिक ले लो, ये टॉपिक ले लो, ये टॉपिक ले लो, और ये टॉपिक ले लो। ये सारे जो टॉपिक मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ना, ये सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन पूरे टॉपिकों को एज इट इज़ तैयार करना है। मतलब कैसे, धावन सोडा क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या होती है, इसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग आपको सारी चीज़ें लिखते चले जाना है, और लास्ट में उपयोग हेडिंग बना करके इसके उपयोग लिख देने हैं। सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पर खाने का सोडा बनाने की विधि, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म और इसके उपयोग लिखने हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आपको बताने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण के बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, यानी भाई हमारा जो विरंजक चूर्ण होता है, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो इसके निर्माण की विधि, सामान्य गुण और इसके भौतिक गुण भी आपको, सामान्य गुण में देखिए आपके दोनों गुण आ जाते हैं, भौतिक गुण भी आ जाते हैं आपके सामान्य गुण में, और आप लोगों के रासायनिक गुण भी आ जाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के गुण आ जाते हैं सामान्य गुण में। ठीक है, अब इसके आपको उपयोग भी लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी यहाँ पर टॉपिक लॉन्ग वाले हैं सभी एक पैटर्न के हैं, और एक ही तरीके से इसको आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जैसे धावन सोडा, खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब वही विरंजक चूर्ण, और प्लास्टर ऑफ दिस, यानी कि अगला टॉपिक, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसको हम लोग POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ये भी, अब ये जितने टॉपिक है ना इनका सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर करा चुका हूँ, एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना करके, ठीक है। तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, ठीक है। इसको बनाने की विधि, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म और इसके उपयोग, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हो आप लोग, अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टॉपिक नंबर 11 कह रहा है कि क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है क्रिस्टलन। इसका मतलब क्या होता है? क्रिस्टलन। देखिए क्रिस्टलन के जल से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ये भी। 12 नंबर टॉपिक आप लोगों का है कि धातु व अधातु क्या है, इसके भौतिक गुण व इसके रासायनिक गुण, ये भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपसे धातु क्या है, अधातु क्या है, इसके बीच में अंतर पूछ देगा। अगर आपने भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ रखे हैं तो उनको ही आप लोग अंतर बनाकर बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख के आओगे, ठीक है। आया समझ में? 13 नंबर टॉपिक की बात करते हैं तो कह रहा सक्रियता श्रेणी का उपयोग व उदाहरण। देखिए सक्रियता श्रेणी पर आधारित क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आती हैं। क्या आती हैं? रिएक्शन। देखिए रिएक्शन यानी उनको आप लोग क्या कर सकते हो, बैलेंस करने के लिए आती हैं, बैलेंस करने के लिए आती हैं। और इसको मतलब इधर से उधर करने वाली जो रिएक्शन होती है सक्रियता श्रेणी, यानी जिसको विस्थापन कहते हैं, विस्थापन वाली रिएक्शन, वो सक्रियता श्रेणी से ही उत्पन्न होती हैं। जब आप इसके उपयोग को और उदाहरण को अच्छे से समझोगे ना, तब जा करके ये रिएक्शन आप सक्रियता श्रेणी वाली कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका एग्जाम के लिए आती हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में सक्रियता श्रेणी से संबंधित रिएक्शन। 14 नंबर टॉपिक है आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि। 15 नंबर टॉपिक है सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण, ये आपका निष्कर्ष नहीं होगा, निष्कर्षण होगा, निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी पर आधारित जो धातुएं होती हैं, जैसे ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, मध्य में यानी बीच में स्थित धातुएं होती हैं और नीचे स्थित धातुएं, तो उन सभी का आपको क्या करना है, निष्कर्षण पढ़ना है, ठीक है। यानी उसको किस तरीके से सही ढंग से प्राप्त किया जाता है, उन विधियों का आपको बताना है। तो धातुओं के निष्कर्षण में यहाँ पर देखिए निष्कर्षण होगा, निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण में निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, प्रगलन हो गया, प्रगन नहीं होता कुछ भी, प्रगलन होता है, तो प्रगलन हो गया, गालक हो गया, प्रगलन हो गया, गालक हो गया। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हैं, आपके निष्कर्षण में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जैसे कि या फिर कह सकते हो जब आप धातुओं का निष्कर्षण करते हो तो किन विधियों के द्वारा करते हो, तो निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और गालक होती हैं। अब गालक भी दो तरीके के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो ये भी गालक आपसे पूछ सकता है, गालक क्या होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक में आपको अंतर एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। फिलहाल अगले टॉपिक की बात करते हैं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यानी धातुओं का जो निष्कर्षण होता है वो किन किन विधियों के द्वारा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर अगर कोई प्रश्न आ जाए स्टूडेंट आपके एग्जाम में, तो आप लोग कुछ मत करना, इस वीडियो को आप लोग आकर कमेंट करना और मैं एक एक की कमेंट को देखूंगा और मैं रिप्लाई भी करूंगा। लेकिन जब आपके बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा बस आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर जो टॉपिक है वो है मिश्रित वन। तो मिश्रित वन कुछ भी नहीं होता है, मिश्रातवन होता है, मिश्रातवन होता है, मिश्रातवन। अब देखिए मिश्रातवन जो होता है इसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। हालांकि सभी बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उनको मिश्रातवन नाम तो नहीं पता होगा, लेकिन मिश्र धातु क्या होती हैं वो नाम पता होगा। तो देखिए मिश्र धातु जो होता है इसको मतलब ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद में आपको इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, ठीक है। तब जा करके मिश्रातवन टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक का आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है अमलगम क्या है, तो ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आ जाता है, अमलगम क्या है, ये 2 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहला टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, कि कार्बन क्या है, ठीक है। अब देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पर टॉपिक को
अच्छे से ढंग से एकदम मैनेज किया है जिससे कि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। जैसे कि कार्बन क्या है, संतृप्त हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लेना, इससे आप क्या समझते हो, और इनके बीच में आपके अंतर भी एग्जाम में आता है तो वो भी आप लिख लोगे जब इन दोनों के बीच में आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे। और पढ़ने के साथ साथ जब एल्कीन, एल्काइन व एल्कीन का सूत्रों को पढ़ोगे और इनके बारे में भी आप लोग जो इनके कह सकते हो, जो इनके वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, IUPAC, एल्कीन, एल्काइन व एल्काइन के IUPAC, जब इन सभी को पढ़ लोगे ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में कार्बन का संतृप्त असंतृप्त से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बड़ी अच्छे से एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। हालांकि अगर आपने केवल और केवल जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अगर आपने केवल उसको देखा तो आप नहीं समझ पाओगे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को समझ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना भी है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर टॉपिक में महत्वपूर्ण टिप्पणियां होती हैं। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आपका ज़रूर ऐसा आएगा जिसमें आपको केवल और केवल टिप्पणी देखने को मिलेंगी, और वो प्रश्न आता है आपके एग्जाम में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है टिप्पणी वाला। तो देखिए सबसे पहले समाव्यवस्था आपको तैयार कर लेनी है, फिर सजाती श्रेणी आपको तैयार कर लेनी है, फिर एसिटीकरण आपको तैयार कर लेनी है, साबुनीकरण तैयार कर लेनी है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी तैयार कर लेनी है, दहन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर जो आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया तैयार करोगे ना, वो आप तैयार करोगे कार्बन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसकी? कार्बन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप तैयार करोगे, ठीक है। सिंपल वाली जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो आपको इतनी नहीं आती है, लेकिन जो कार्बन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और आपको वही करके आनी है, ठीक है। दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो ये सभी महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी जो आपको एक भी इसमें से छोड़कर नहीं जानी है, ठीक है। एक भी अगर छोड़ोगे तो हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। तो ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां थी, ठीक है। अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक नंबर 21 नंबर टॉपिक है एथिल अल्कोहल। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल ऐसे होता है, केवल टॉपिक एथिल अल्कोहल है। अब आपको एथिल अल्कोहल टॉपिक में क्या क्या तैयार करना है। एथिल अल्कोहल का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, इसका सूत्र पता होना चाहिए, IUPAC इसका नेम पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आपको रासायनिक नेम पता होना चाहिए, इसका रासायनिक जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें तो इसकी बेसिक में आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इसकी निर्माण विधि आपको पता होनी चाहिए जो आपको आगे लिखनी होगी। इसके रासायनिक गुणधर्म आपको लिखने चाहिए, भौतिक गुणधर्म आपको पता होने चाहिए, और आपको इसके उपयोग, जो ये 3 चीज़ें थी, रासायनिक नाम, IUPAC नाम और सूत्र, ये तो बेसिक में आ जाता है। जो मेन चीज़ आपको तैयार करनी है वो देखिए, अगर आप इन 3 चीज़ों को नहीं लिखोगे ना तो फिर क्वेश्चन अधूरा लगेगा और आपको एग्जामिनर नंबर अच्छे नहीं देगा। तो इन चीज़ को लिखना कंपलसरी है, लेकिन निर्माण विधि, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और ये चीज़ें तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से पूछी जाती हैं, ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है। फिलहाल अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो सबसे पहले, तो फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 22। तो 22 नंबर हमारा टॉपिक है एसिटिक अम्ल। अभी आपने एथिल अल्कोहल को देखा था ना, अब देख लीजिए एसिटिक अम्ल। एक टॉपिक है एथिल अल्कोहल और एक टॉपिक है एसिटिक अम्ल। दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो एसिटिक अम्ल में क्या पूछा जाएगा, इसका वही IUPAC नेम आएगा, ठीक है। और इसका एक आपको केमिकल नेम यानी रासायनिक नेम आएगा, ठीक। एक आएगा रासायनिक नाम। इसके साथ साथ इसका क्या आपको लिखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इसका जो फॉर्मूला है यानी जो इसका सूत्र है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसकी बेसिक जानकारी में इसका आपको रासायनिक नेम, फार्मूला यानी सूत्र और इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा क्या क्या जाएगा उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि पूछा जा सकता है निर्माण विधि, तो आप निर्माण विधि लिखोगे। रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म आएंगे तो आप भौतिक गुणधर्म लिखोगे, और इसके उपयोग आएंगे तो आपको वो भी लिखना है। लेकिन ये प्रश्न आता है सीधा बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसके लिए आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ठीक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है आपको। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आप लोगों का है 23 नंबर। 23 नंबर टॉपिक में देखिए आपको क्या तैयार करना है। एक और टॉपिक आपका है एसिटिल्डिहाइड। चलिए उसको छोड़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। अब हम
23 नंबर टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है कि साबुन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे देखिए किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबुन क्या है, साबुन के प्रकार क्या है, साबुन की जो एक स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है केवल उसी को पूछ सकता है कि साबुन की स्वाच्छीकारक प्रक्रिया में मिसल को बताइए, बस इतना आ गया। ऐसे भी आ सकता है कि साबुन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, साबुन की स्वाच्छीकारक प्रक्रिया में अपमार्जक को बताइए। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आपको क्या तैयार करना है, साबुन क्या है ये तैयार करना है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं वो तैयार करना है। साबुन की जो स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है उसमें दो तरीके से मिसल का और अपमार्जक का वर्णन किया गया, तो आपको ये दोनों तैयार करने हैं और ऊपर जो जो चीज़ मैंने बताई वो आपको तैयार करनी है। ठीक है, समझ में आ गया भाई साहब सभी लोगों को। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर टॉपिक, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का दो तरीके से जो है वो नियम दिया गया था। सबसे पहला तो नियम था मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक साधारण नियम जो था, ठीक है, आपको एक साधारण नियम, सबसे पहले जो साधारण नियम है वो तैयार करना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक साधारण नियम आपको तैयार करना है, ठीक है। एंड एक होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी नियम, आधुनिक नियम। एक होता है आधुनिक नियम, तो आपको आधुनिक नियम भी तैयार करना है, ठीक है। एक होता है साधारण नियम और एक होता है आधुनिक नियम। आधुनिक नियम कब आया, जब मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी का संशोधन किया और उसने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया, तो उसमें आधुनिक नियम होता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको और इसके उपयोग भी आपको तैयार कर लेने हैं। 24 नंबर टॉपिक पर वापस आते हैं, तो इसको देखिए। मेंडलीव की जो पहली वाली आवर्त सारणी थी उसके सामान्य लक्षण व दोषों को आपको लिखना है, क्योंकि जब इसमें दोष निकले थे तभी इन्होंने अपनी एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, उसको संशोधित करके, यानी उसकी गलतियों को हटा करके एक नई आवर्त सारणी बनाई थी, उसी को कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की। तो उसका जो आधुनिक नियम है वो पूछा जाता है और पहले वाली जो आवर्त सारणी उन्होंने बनाई थी उसका भी नियम पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आपकी बात करते हैं 26 और लास्ट 27 नंबर टॉपिक की, ठीक है। तो दो ही टॉपिक बचे हैं, तो देखिए 26 नंबर टॉपिक है, संयोजकता व परमाणु त्रिज्याएं क्या हैं। इनकी बेसिकली डेफिनेशन आती है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। और अगला 27 नंबर टॉपिक है, निरूपक तत्व और विकर्ण संबंध के जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपको बताने हैं, और ये भी 2 नंबर में प्रश्न आता है। तो फाइनली इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने हैं। और जो लोग भी मेरे द्वारा बताए गए केवल केमिस्ट्री के इतने ही टॉपिक एग्जाम में पढ़ के चले जाते हैं, बोर्ड एग्जाम से पहले ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इन टॉपिकों से बाहर जाएगा। बस ये 30 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से एकदम तैयार कर लेने हैं, फिर आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।